मतदान से पहले मतदाताओं के मन में क्या है, जानने के लिए टाइम्स नाउ नव भारत की टीम पहुंची आम लोगों के बीच। फिरोजाबाद में आकाश वत्स, लखनऊ में हर्षा चंदवानी तो फरीदकोट में पुलकित नागर। फिरोजाबाद पहुंचे हमारे संवाददाता आकाश वत्स के सामने चूड़ी कारखाने के मजदूरों की नाराजगी सामने आई। कितनी बातें हो रही है चूड़ी कारोबार को लेकर फिरोजाबाद में, कितनी बातें हो रही है? बातें तो काफी हो रही हैं, मगर अब बदलाव चाहते हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। तो वहीं लखनऊ में चुनाव प्रचार कर रही अपर्णा यादव के साथ हमारे संवाददाता हर्षा ने बिताया पूरा दिन, पूछे कई सीधे सवाल। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आदरणीय नेताजी की बहू हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूंगी, तो वो ठीक बात है। और ऐसा कोई अभी तक तो मुझे सुनने में नहीं आया कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या है। फरीदकोट में लोगों के बीच पहुंचे पुलकित नागर। लोगों ने बताया नशाखोरी और भ्रष्टाचार है बड़ा मुद्दा। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ से? मुद्दे तो है कि बस रोजगार का है, तो रोजगार मिलना चाहिए बस यही। वो कांग्रेस सुरक्षा भी, नशा भी मुद्दा है क्या? लखनऊ, फिरोजाबाद और फरीदकोट की जनता का मूड जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चुनावी माहौल और लोगों की जहन की बात जानने के लिए टाइम्स नव भारत के रिपोर्टर्स इस वक्त ग्राउंड पर हैं और आपको सबसे पहले हमारे सहयोगी आकाश वत्स की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो कि चूड़ियों के शहर में वो वहां पहुंचे। कारोबारियों की दिक्कत क्या है और क्या उनके जहन में चल रहा है, चुनाव के मुद्दे उनके लिए क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। चूड़ियों का शहर कहा जाता है और महंगाई गैस के नाम खराब हो गई है, केमिकलों में भी पैसे बढ़ चुके हैं और शहर के आधे से ज्यादा कारखाने बंद पड़े हुए हैं। बातें तो काफी हो रही हैं, मगर अब बदलाव चाहते हैं। चुनाव के चक्कर में तो असर पड़ा हुआ है अभी वैसे भी। तो यहाँ चुनाव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी। विधानसभा के चुनाव हैं तो हर शहर, हर जिले में वहाँ के स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कुछ और मुद्दे हैं जिस पर बात हो रही है। मैं इस वक्त फिरोजाबाद में हूँ। फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर कहा जाता है। कुछ लोग इसे सुहाग नगर कहते हैं, कुछ लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चूड़ियों को ज्यादातर लोग सुहाग से जोड़कर देखते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में, खासकर कोरोना के बाद पिछले 2 सालों में इस शहर में जो चूड़ियों का कारोबार था, उस कारोबार पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और यही एक बड़ा कारण है कि इस बार उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो इस पर लंबी बहस हो रही है। फिरोजाबाद को जिस कारोबार ने दुनिया के कई देशों में पहचान दी, वही कारोबार और उससे जुड़े कारोबारी पिछले 2 साल से नई मुसीबत से जूझ रहे हैं। अभी चुनाव है तो चूड़ी कारोबार का मुद्दा ही फिरोजाबाद में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसे चूड़ी बनाने वाले हवा दे रहे हैं। कोरोना के बाद से कितना असर पड़ा है काम पर? काम पर तो काफी असर पड़ा है कि महामारी ऐसी थी, रोजी रोजगार से सब बैठ गए। उसके बावजूद मजदूरी नहीं रही, मजदूर इंसान कहाँ जाए। मजदूरी मिली भी तो ऐसी मिली जो किसी काम की नहीं। जिस फिरोजाबाद में कांच के कारोबार से हर 7वां शख्स जुड़ा हुआ है, वहां कोरोना ने इस कारोबार को बड़ा धक्का दिया। सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है। शायद इसीलिए आग की भट्टियों के बीच 8 घंटे तक चूड़ी बनाने और बदले में सिर्फ 500 रुपए पाने वाले मजदूर बदलाव की बात करते हैं। कितनी बातें हो रही है चूड़ी कारोबार को लेकर फिरोजाबाद में, कितनी बातें हो रही है? बातें तो काफी हो रही हैं, मगर अब बदलाव चाहते हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? क्यों? उत्तर योगी सरकार सक्षम नहीं है इसे चलाने में। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? भैया अखिलेश भैया इधर का जाते हम। क्यों? क्योंकि हमें योगी मोदी से कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। फिरोजाबाद में करीब 150 चूड़ी फैक्ट्री बंद हो गए हैं। करीब 200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। हालांकि शहर के बाकी हिस्से और बाकी विधानसभा सीट के वोटरों के लिए सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। ये कारण है कि सालों से चूड़ियों को बेचने और सप्लाई करने वाले व्यापारी योगी सरकार की तारीफ में जुटे हैं। एक चूड़ी है, इसे जानकर आप हैरान भी हो सकते हैं, करीब 250 मजदूर की मेहनत के बाद एक चूड़ी तैयार होती है और तब वो जाकर बाजार में आती है। हम फिरोजाबाद के ही उस बोहरान गली में हैं जो चूड़ियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और चूड़ी विक्रेता हमारे साथ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? अविनाश शर्मा।
अविनाश शर्मा जी। शर्मा जी, चूड़ियों के कारोबार को लेकर अभी हम एक फैक्ट्री में भी गए थे, वहाँ हमने बात किया, लोगों से भी बात की, वहाँ के मजदूरों से भी बात की, मैनेजर से भी बात की, कह रहे हैं कि बहुत बुरा असर पड़ा है। हाँ, बहुत तो असर पड़ता है, कोरोना से भी असर पड़ा है और फिर अभी चुनाव के चक्कर में तो असर पड़ा हुआ है अभी वैसे भी। तो यहाँ चुनाव में किसका ज्यादा जोर चल रहा है? बीजेपी। वहाँ फैक्ट्री में तो सब अखिलेश कह रहे थे। कहने वाली बात तो ये भैया, सबका जो जैसा होता है वो, पर जी तो यहाँ बीजेपी है। मतलब फैक्ट्री में समाजवादी पार्टी और बाजार में बीजेपी। तो मजदूरों वाली बात है ना, सीधी बात। 2017 में फिरोजाबाद की 5 में से 4 सीट पर बीजेपी को जीत मिली थी। इस बार जिले के सिरसागंज विधानसभा पर हर किसी की नजर है, क्योंकि मुलायम सिंह के समधी समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी से किस्मत आजमा रहे हैं। जिले में ओवैसी की पार्टी की एंट्री को भी स्थानीय लोग मुद्दा जरूर बताते हैं, लेकिन चूड़ी वाले जिले फिरोजाबाद में असल लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ही है। फिरोजाबाद की चूड़ियों की खनक और सियासी धमक दोनों लखनऊ तक सुनाई पड़ती है। इस पूरे जिले पर कभी समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ करता था, लेकिन साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की पकड़ थोड़ी कमजोर पड़ी। फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से सिमट गई। अब 2022 में देखना यही है कि फिरोजाबाद की जनता अतीत की सियासत को अपनाती है या फिर कोई नई इबारत लिखती है। कैमरा पर्सन एजाज रिजवी के साथ आकाश वत्स, फिरोजाबाद, टाइम्स नाउ नवभारत। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के बाद अब आपको पंजाब के फरीदकोट लेकर के चलते हैं, जहां पर मामला त्रिकोणीय है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच। लेकिन जब हमारे सहयोगी पुलकित नागर वहां पहुंचे तो आम लोगों के जहन में क्या मुद्दे थे, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेन मुद्दा बेरोजगारी। वैसे पंजाब के चुनावी मुद्दे क्या हैं? लोग बेरोजगारी, नशा, ये ज्यादा बड़े मुद्दे या कुछ और भी? नशा, भ्रष्टाचार ज्यादा है। 12वीं सदी के सूफी संत बाबा शेख फरीद के नाम पर पड़ा पंजाब के फरीदकोट का नाम। फरीदकोट की राजनीतिक पहचान एक ये भी है कि पंजाब के एक बड़े चेहरे सुखबीर बादल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत यहाँ से ही सांसद बनकर की थी। फरीदकोट की जनता पार्टी देखकर वोट करेगी या मुद्दा, आखिर क्या है लोगों के मन में? जानने के लिए टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता पुलकित नागर लोगों के बीच पहुंचे। लोगों से जानने की कोशिश की कि फरीदकोट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। यहाँ पे भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, मुद्दे यहाँ पे नशे के हैं, नशेड़ी हैं, जिनको पंजाब सरकार की तरफ से जो है बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बस में नहीं आ रहे। नशा माफिया इतना है, अब क्या उसके बारे में कह सकते हैं? पुराने जितने भी राजनीतिक दल अभी तक सरकार में रहे, उन्होंने किसी ने आपकी सुन ली? किसी ने कुछ नहीं, सुनवाई नहीं है किसी की। तो बेरोजगारी, नशा, ये ज्यादा बड़े मुद्दे या कुछ और भी? नशा, भ्रष्टाचार ज्यादा है। भ्रष्टाचार ज्यादा है, नशा ज्यादा है, भ्रष्टाचार ज्यादा है। फरीदकोट सीट से साल 2072 से साल 2017 तक हुए चुनावों में अकाली दल 5 बार तो कांग्रेस 3 बार अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है, लेकिन आम जनता को हर बार मायूसी हाथ लगी। लोगों ने एक सुर में माना कि 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में भी नशाखोरी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। जिले के अंदर 3 विधानसभाएं हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में 2 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और 1 कांग्रेस को। अब फरीदकोट पर फिर तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें रखी हुई हैं, क्योंकि सुखबीर बादल ने यहीं से ही अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। लेकिन क्या फरीदकोट बदला? हमारे संवाददाता युवाओं के बीच भी पहुंचे। उनसे पूछा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा क्या होगा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। और क्या मुद्दे हैं युवाओं के यहाँ से? मुद्दे तो है कि बस रोजगार का है, तो रोजगार मिलना चाहिए बस यही। वो कांग्रेस, सुरक्षा भी, नशा भी मुद्दा है क्या? नहीं, वो तो ऐसे है पर इतना नहीं, बाकी पार्टियां कर देती हैं ना, इतना तो नहीं है तो है पर इतना नहीं। आप भी नशा करते हैं क्या? नहीं क्योंकि कई बार होता है ना, जो काम करता है वो बुरा नहीं लगता। नहीं अच्छा। होता तो बोल देना। अच्छा, सुरक्षा भी मुद्दा है क्या? क्योंकि पंजाब जो है बॉर्डर स्टेट है, प्रधानमंत्री यहाँ से थोड़ी 30 किलोमीटर दूर प्रधानमंत्री का काफिला भी रोका गया था, तो ये सारी चीजें भी वोटरों को प्रभावित करती हैं कि पंजाब सुरक्षित रहे, पंजाब के लोग सुरक्षित रहे। प्रभावित तो करती हैं, पर अभी तक हम भी यहाँ रह रहे हैं, हमें तो कभी खतरा नहीं हुआ, बॉर्डर के पास ही रहते हैं हम भी।
हमें तो कभी खतरा नहीं महसूस हुआ ना, ऐसी बात नहीं है जैसी बोल रहे हैं, बट ठीक है सब। जिले में 3 विधानसभा सीट हैं। साल 2017 के चुनाव में फरीदकोट के लोगों ने कांग्रेस के कुलदीप सिंह ढिल्लन को जबरदस्त वोटों से जीत दिलाकर विधानसभा तक पहुंचाया था। 2022 में कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर है। तीनों सीटों पर क्या समीकरण बैठा है? अब देखो, ये लेकर बताना चाहूंगा कि बात की जाए फरीदकोट की, तो फरीदकोट में तो कोना मुकाबला है। तीनों ही जो कांग्रेस है, आप है और अकाली दल में है। और जो कोटकपुरा की बात की जाए उसमें तो देख अब तक, क्योंकि कांग्रेस की काफ़ी अपनी खुद की धड़ेबंदी वहाँ पर है, इसमें आप और अकाली दल के बीच में मुकाबला है। और जैतों की बात की तो जैतों में ज़्यादातर कह सकते हैं कि आपका जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहा है और कांग्रेस और अकाली दल है दोनों बीच 2 नंबर पर है। चलो, पंजाब की फरीदकोट विधानसभा सीट फरीदकोट संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस सीट पर कभी किसी एक दल का वर्चस्व नहीं रहा। यहाँ हर बार विधायक बदलते रहते हैं। 20 फरवरी को पंजाब के सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। फरीदकोट की जनता किसका साथ देती है, 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब सीधा बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव, जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई हैं, चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन लोगों के बीच में उनकी पहचान एक बीजेपी के नेता के तौर पर है या मुलायम सिंह यादव की बहू के तौर पर है, और क्या समाजवादी पार्टी से बीजेपी में शामिल होना लोगों के लिए एक मुद्दा है कि नहीं है? हमारी सहयोगी हर्षा चंदवानी ने उनसे बात की। अपर्णा यादव आज ब्रजेश पाठक के लिए प्रचार कर रही। उनका जनसंपर्क का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लेकिन उनके प्रचार कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं भी आई हुई हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं लोग खड़े हो रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसका असर देखने को मिल रहा है यहाँ? हाँ, मिल तो रहा है। अब इतनी सारी भीड़ें हैं। यूपी में हर तरफ चुनावी शोर है। अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी की इसी ताकत को बढ़ाने के लिए अपर्णा यादव लखनऊ में पहुंची। बहुत लोग जुड़ रहे हैं, महिलाएं खासतौर पे बहुत जुड़ रही हैं। और 175 कैंट विधानसभा लखनऊ की जहां तक खास बात है, मेरे बहुत ही ज्यादा दिली लगाव है। अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट सीट के लिए चुनाव प्रचार किया। इस सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता ब्रजेश पाठक चुनाव लड़ रहे हैं। आज जब यहाँ से ब्रजेश पाठक जी खड़े हैं, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है और उनके लिए प्रचार के लिए मैं यहाँ। अपर्णा यादव को अपने बीच पाकर स्थानीय लोग काफी उत्साहित नजर आए। अपर्णा यादव को सुनने के लिए मुस्लिम महिलाएं भी पहुंची थी। मुस्लिम महिलाएं कैसे देख रही हैं? जीत क्या लग रहा है? यहाँ माहौल किसका है? भाजपा का। हाँ? भाजपा का। ऐसा लगता है? मुस्लिम महिलाओं को ऐसा लगता है? तो मुस्लिम महिलाएं क्या देख रही है? सुरक्षा मिली है मुस्लिम महिलाओं को? चुनाव प्रचार के दौरान टाइम्स नाउ नवभारत की संवाददाता हर्षा चंदवानी अपर्णा यादव के साथ मौजूद रही। अपर्णा यादव हाल ही में समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। जब हमारी संवाददाता ने सपा छोड़ने के बाद मुलायम से हुई पहली मुलाकात पर सवाल पूछा, तो अपर्णा ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। लोग क्या सोच रहे हैं जब आप उनके बीच जाती हैं? क्या जनता ऐसा कहती है कि मुलायम की बहू हैं आपने सपा ना ज्वाइन करके भाजपा ज्वाइन कर ली? क्योंकि लोग ऐसा पर्सपेक्टिव रखते हैं कि ये सपा ही ज्वाइन करेंगी, घर से सेम घर से आती हैं, तो शायद सपा के लिए प्रचार करना चाहिए था, लेकिन अब भाजपा का दामन थाम लिया। मैं राष्ट्रवाद के साथ हूँ और इसी क्रम में मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी और सुसंगठित पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय विचारधारा है, राष्ट्रवाद इनका नारा है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूल मंत्र है, उसको सारे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस चीज़ को जीते हैं जी। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन करी है जी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं आदरणीय नेताजी की बहू हूँ, आज भी हूँ, कल भी रहूँगी, तो वो ठीक बात है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आपने नेताजी से मुलाकात भी की थी, वो फोटो भी सब जगह आई थी, बहुत तेजी से वायरल हुई थी। तो जब आपने ज्वाइन करने के बाद जब मिली तो क्या कहा आपने? पहली बात आपकी पापा से क्या थी, मुलायम जी से क्या थी और उनका क्या रिएक्शन था क्या आपके ज्वाइन करने पे? पिताजी से मेरी बहुत अच्छी बातें होती हैं और बहुत ही प्रासंगिक बात करते हैं नेताजी। उनसे मेरी काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक बातें इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि वो मुझसे बड़े हैं। जब वो करना चाहते हैं तो एक अलग बात है, मगर मैं कभी कोई बात अपने स्वयं से नहीं वो करती हूँ।
जिस दिन मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके आई उस दिन मैंने उनका आशीर्वाद लिया और जो भी हमारी चर्चाएं हुई उन्होंने कहा कि अगर तुम खुश हो तो ये अच्छी बात है। अपर्णा यादव ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, लेकिन जब सवाल अखिलेश के कार्यकाल का आया तो संभल कर बोलती नजर आई। इसी तरीके का कंपैरेटिव एनालिसिस नहीं करना चाहती हूँ, पर मुझे ये बात पता है कि जितनी स्कीम्स आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई हैं, ये एक तपस्या है। एक तपस्वी ही इतनी स्कीम्स लॉन्च कर सकता था और एक तपस्वी ही इनका अनुपालन करा सकता था, चाहे वो मिशन शक्ति हो। आज तक का सबसे पावरफुल वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम रन हुआ है। 6 मंथ्स की इसकी प्रोजेक्ट एनालिसिस रिपोर्ट है, वो आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको भी मिल सकती है। इट इज़ अवेलेबल वेरी रेडिली एंड इसका आप स्टडी करके देख लीजिए कि कितने लोग लाभान्वित हुए हैं। 5 साल में किसी भी तरीके के गुंडागर्दी माफिया जो थे वो सब अब जेल के पीछे हैं। हमारी संवाददाता के सवाल जवाब के दौरान अपर्णा यादव ने अखिलेश यादव पर किसी तरह की टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आई।